लास्ट वीक का जो टॉपिक बच गया था उसको कंप्लीट करेंगे। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड आज हमारा 10th लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस का। तो शुरू करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा पिछला टॉपिक भी साथ में रिवाइज कर लेंगे। अच्छा जी, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड is an amino polycarboxylic acid and colorless water soluble सॉलिड। ठीक है, जैसे लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, सॉरी ईडीटीए जो है वो एक पोली कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि इसमें आप देखेंगे आपको 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नजर आएंगे। इसके अलावा जो है ये कलरलेस और वाटर soluble सॉलिड होता है। इन लेबोरेटरी सोडियम disodium salt of EDTA is used because it is soluble in water in this form। ठीक है, लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं तो वो जो वाटर soluble या जो soluble हालत में होता है, सो उसमें सोडियम भी साथ में शामिल होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन इसके जो है एसिडिक ग्रुप के 2 प्रोटॉन रिमूव होकर उसकी बजाय जो है 2 सोडियम लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये केटाइन, ये एनाइन, केटाइन एंड एनाइन। अच्छा जी, EDTA इज अ टेट्राप्रोटिक। टेट्राप्रोटिक का क्या मतलब है? लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि ये 4 प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, इस वजह से ये टेट्राप्रोटिक है। EDTA इज अ चिलेटिंग एजेंट या लिगेंड and it forms a cage around the metal ion like a spider grasping web। ये जो है EDTA एक ह्यूज लिगेंड है और ये बिल्कुल एक केज सा या एक पिंजरा सा बना देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना ह्यूज है बाकी लिगेंड्स के मुकाबले में, बाकी चिलेटिन लिगेंड्स के मुकाबले में ऐसा लगता है जैसे कि एक स्पाइडर वेब हो, कि उसने कोई चीज जैसे कि मेटल है उसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्पाइडर का वेब बुना हुआ है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि ये लिगेंड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फॉर्म। चलें जी, तो EDTA जो है वो एक ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन का आपको मालूम होगा, जैसे कि हमारे पास हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अमाइनो एसिड में भी तकरीबन यही चीज आपको नजर आएगी कि उसमें एक अमाइनो ग्रुप भी होता है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। सो दोनों ग्रुप्स मौजूद होने की वजह से, यानी कि कैटायनिक और एनायनिक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से, एसिडिक बेसिक होने की वजह से इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो ये भी कमोबेश उसी हालत में आपको नजर आता है। ये टाइप मैंने पिछली वीक आपको बताई थी H4 वाई, यानी कि इसके पास क्या है 4 जो है प्रोटॉन इसके पास मौजूद होते हैं। चलिए अब इसकी हम मुख्तलिफ फॉर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो H4Y फॉर्म जो है उसमें आपको ये इस फॉर्म में नजर आएगा, ये देखें। ठीक है, किस तरह आयोनाइज है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उन्होंने अपने प्रोटॉन लॉस किए हैं, वो प्रोटॉन जो है वो किसने एक्सेप्ट कर लिए हैं? नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिए। नाइट्रोजन जो है वो एक लेविस बेस है, तो इस वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी कहला सकता है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें 4 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद हैं। ये देखिए 4 प्रोटॉन इसमें अभी भी मौजूद है, इस वजह से ये H4Y टाइप है। अच्छा, ये दूसरी फॉर्म में किस हालत में ये एग्जिस्ट कर सकता है? दूसरी फॉर्म में आप इसको देखें तो ये एक प्रोटॉन जो है वो इसका लॉस हो गया H3Y की फॉर्म में। ठीक है, एक प्रोटॉन इसने लॉस कर दिया। देखिए जो अमीन ग्रुप है इसके पास अभी भी अपना प्रोटॉन मौजूद है जो इसने कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्सेप्ट किया था। बाकी जो है एक ग्रुप जो था ये वाला, ठीक है, इसने अपना प्रोटॉन लॉस कर लिया है। तो अब देखिए सारे कार्बोक्साइल आयन हमारे पास बन गए। फर्दर इसकी नेक्स्ट टाइप देखें। नेक्स्ट टाइप में आपको ये H2 जो है Y-2 की हालत में नजर आएगा। तो यहाँ पे नोट करें ये न्यूट्रल है। ठीक है, ओवरऑल तो हमारे पास केटाइन भी है, एनाइन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल बैलेंस है, चार्जेस इसमें बैलेंस है, ज्विटर आयन की फॉर्म में है। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक क्योंकि इसने प्रोटॉन लॉस कर लिया है तो इस पे माइनस चार्ज आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पे चूंकि 2 प्रोटॉन लॉस हो चुके हैं, ये वाला प्रोटॉन जो था ये प्रोटॉन भी लॉस हो चुका है, तो अब देख लें
सब पे माइनस चार्ज है, ठीक है। और ये वो प्रोटॉन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एक्सेप्ट किए थे। तो अब ओवरऑल इस पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, ठीक है। और बाकी कितने प्रोटॉन बचे हुए हैं? 2 प्रोटॉन बचे हुए हैं, तो H2 Y की पावर -2, ठीक है। यानी कि ये एनायनिक फॉर्म है इसकी। अच्छा, अब इस फॉर्म में आप देखें, ये वाली जो फॉर्म है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास अब है -4, H0-4 फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये क्या कहते हैं, अमीन्स ग्रुप जो है, नाइट्रोजन, इन्होंने भी अपना प्रोटॉन लॉस किया हुआ है। तो अब H इसका 0 है, यानी कि कोई भी प्रोटॉन नहीं मौजूद। तो इन सारी हालतों में ये जो है एज अ लिगेंड काम कर सकता है, जिस सूरत में या जिस कंडीशन में इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उसकी बेस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 पॉइंट से कोऑर्डिनेशन कर सकता है, क्योंकि इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है चारों के ऊपर। और नाइट्रोजन जो है वो भी ब्लॉक नहीं है, तो ये हेक्साडेंटेट है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, इसको टेट्राडेंटेट डेंटेट कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रेडिएट कर सकता है, एंड सो ऑन इनके मुताबिक। चले जी। हाँ जी, ये हम लास्ट वीक भी काफी टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। EDTA इज एम्बीडेंटेड और मल्टीडेंटेड, लेकिन जैसे कि पिछली स्लाइड में शो किया है, बिकॉज इट कैन कोऑर्डिनेट टू अ सेंट्रल मेटल यूजिंग अप टू 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स, 2 ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है जी, और 4 ऑन द कार्बोक्साइलेट आयन, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है डोनेट कर सकता है। EDTA फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स विद मैंगनीज, आयरन, जिंक, कोबाल्ट एंड सम अदर मेटल्स, ठीक है। तो इसका ये काफी ज्यादा मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और काफी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसके अलावा EDTA is used as a titrant for determination of the water hardness because it form a complex with calcium and magnesium which is present in hard water, ठीक है। तो इसको हम जो है टाइट्रेशन में भी, कंप्लेक्सेशन टाइट्रेशन में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए जी? मैग्नीशियम और कैल्शियम की एस्टिमेशन के लिए, जो कि हार्ड वाटर में मौजूद है। तो ये हमारे पास एक मतलब एक एस्टिमेशन का मेथड भी है वाटर की हार्डनेस को चेक करने के लिए। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट्स एंड इन द क्लीनिंग ऑफ द पाइप्स, ठीक है। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, इसको डिटर्जेंट्स में भी यूज किया जाता है और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। जो पाइप्स होते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में या किसी मशीनरी में, उनमें जो हार्ड वाटर की वजह से वाइटिश कलर का जो मास जमा हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। और डिटर्जेंट में वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए। कैल्शियम EDTA फॉर्म स्टेबल इनर डीकम्प्लेक्स एंड मैग्नीशियम EDTA फॉर्म लेबाइल आउटर डीकम्प्लेक्स, ठीक है। इस चीज को हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, इस वजह से आगे चलते हैं। अच्छा, EDTA किस तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है? जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये एक स्पाइडर वेब की तरह, तो ये हमारा EDTA है। बिल्कुल आप देखेंगे कौन सी फॉर्म में ये है, ये अपनी इस फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। के चारों के चारों प्रोटॉन जो है उसके लॉस हो चुके हैं, तो कार्बोक्साइलेट आयन जो है नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए अब तैयार है, और ये इस केस में एज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है वो काम करेगा। सो वर्चुअली every element in the periodic table can be determined by titrating with EDTA। तो यहाँ पे देखें, ये सेंट्रल में मैंगनीज है, ठीक है। और ये पूरा जो है EDTA का कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है 6 पॉइंट से। ये देखें, ये 6 पॉइंट से जो है कोऑर्डिनेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ज्यादा क्लियरली पता चलेगा कि ये नाइट्रोजन की साइड्स है, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन, ये डाइअमीन वाला पार्ट है, और ये 4 जो है वो टेट्राएसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड के पार्ट है सारे, ठीक है। तो इसको 4 साइडों से कोऑर्डिनेशन हो रही है। अच्छा, अब किस मेटल के में जो है काम कर सकता है? चलिए जी, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिल्वर है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अपनी इस फॉर्म में जो जिसमें इसने 4 प्रोटॉन लॉस किए हुए हैं, उस फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि ये +1 फॉर्म में है, तो अब देखिए कि सिर्फ एक साइड से इसको डोनेशन हो रही है, बाकी की 3 जो है वो
-3 की फॉर्म में है। अगर +2 की फॉर्म में है, जैसे कि मरकरी है +2, तो यहाँ पे देखिए इसका कॉम्प्लेक्स है। अब ये देखिए 2 साइड से इसको डोनेशन हो रही है, जबकि 2 अभी भी अपनी कॉम्पैक्ट हालत में है। +3 की हालत में भी ये सेटिस्फाई कर सकता है किसी के टाइम को। किस हालत में कि अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 3 साइडों से इसकी कोऑर्डिनेशन हो रही है, जबकि एक जो है वो अभी भी अवेलेबल है। और अगर हमारे पास n नंबर हो, सो ये n नंबर को भी सेटिस्फाई कर सकता है अपनी इस हालत में। n यानी टोटल नंबर इसके ऊपर जितना चार्ज है -4, जो इसके ऊपर -4 का चार्ज होता है उसकी बेस पे। अच्छा, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं? फर्दर इसके यूजेस हैं लेबोरेटरी के अलावा। EDTA is an inhibitor of the metalloprotease. EDTA act as a chelator of the zinc ion in the active site of the metalloprotease, जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट प्रोटीन्स, उनकी इनहिबिशन के लिए या उनकी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि यूजुअली इनके स्ट्रक्चर में कोई मेटल मौजूद होता है, जैसे कि इस केस में इन्होंने डिस्कस किया कि जिंक का मेटल अगर मेटालोप्रोटीन प्रोटीएज में मौजूद है, तो उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए, उसकी इनहिबिशन के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कुछ दूसरे प्रोटीएज जो है, जैसे कि सिस्टीन है, ठीक है, सिस्टीन प्रोटीएज जिसमें कि कैल्शियम मौजूद होता है, तो उसके लिए भी हम उसकी एक्टिविटी को रोकने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर है कि फॉर यूज एज एन एंटीकोगुलेंट, डाइसोडियम और ट्राइपोटाशियम साल्ट ऑफ EDTA आर मोस्ट कॉमनली यूज, ठीक है। एंटीकोगुलेंट एजेंट के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये भी पिछले हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली स्लाइड, कि किस तरह अगर ब्लड का सैंपल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना हो, तो जिस चीज में हम इसको रखते हैं उसको EDTA से वॉश किया होता है। कितनी परसेंटेज है जी? 2% या 1 to 2 ड्रॉप जो है इसके 2% सोल्यूशन के हमने हम उसमें मिलाते हैं या मौजूद होते हैं, सो वो एज अ बफर काम करता है और एंटी कोगुलेशन यानी कि कोगुलेट होने से उसको रोकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने लास्ट वीक फिर कहा था कि हम नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस करेंगे। चले जी, इसको हम टाइट्रेशन के में हम इसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है। टाइट्रेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बैकवर्ड और मास के, इनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। और इन मुख्तलिफ टेक्निक्स में अगर हम EDTA को यूज करें टाइट्रेशन में, तो ये उसके लिहाज से जो है टेक्निक्स हो जाएंगी। चलिए देखिए, EDTA टाइट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन मैनी वेज, ठीक है। जो कि टाइट्रेशन की टेक्निक्स है, उनकी बेस पे ही ये EDTA की टाइट्रेशन हो रही है। सेवरल ऑफ दीज टेक्निक्स आर प्रीटी स्पेशलाइज्ड, ठीक है। किसी खास मेटल के लिए या खास उसके लिए ये स्पेशलाइज होती हैं। जैसे कि डायरेक्ट टाइट्रेशन की अगर हम बात करें, तो many metal can determined by डायरेक्ट टाइट्रेशन विद द EDTA डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनको हम डायरेक्टली EDTA के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल जैसे हमारे पास टाइट्रेशन होती है, एक टाइट्रेंट एक टाइट्रेट होता है, तो इसमें हम EDTA को एज अ रिएजेंट यूज करें टाइट्रेशन के लिए। वीक मेटल कॉम्प्लेक्सेस सच एज कैल्शियम and magnesium should be titrated in the basic solution using EBT, Kelmagide और arsenazo 1 as the indicator, ठीक है। तो जैसे कि टाइट्रेशन में यूजुअली होता है कि हम कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, सो यहाँ पे भी हम इनमें से कोई एक जो इंडिकेटर है वो यूज कर सकते हैं। और खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए हम डायरेक्ट टाइट्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं EDTA के केस में, ठीक है। इसी वजह से हम वाटर की हार्डनेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकंड है जी इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, जब आप डायरेक्ट मेथड आपके लिए यूजफुल ना हो, तो उसके केस में हम फिर इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का मेथड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन रेफर्स टू द रिवर्स प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द टाइट्रेशन, ठीक है जी। जनरली इट इन्वॉल्व्स 2 stages where the analyte react with the first reagent, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अल्फाज पे गौर करें कि एनालाइट रिएक्ट विद द फर्स्ट रिएजेंट which is added in
एक्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास दो स्टेजेस में किस तरह होता है कि सबसे पहले जो आपका एनालाइट है, यानी कि जिस केटाइन या जिस चीज की क्वांटिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं, वो आपके फर्स्ट रिएजेंट यानी आपका जो ईडीटीए है, ठीक है, इस केस में तो ईडीटीए ही है ना, उसके साथ ये कंबाइन होता है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करता है, वो भी उस हालत में जो आपका रिएजेंट है आपने इसको एक्सेस में डाला हुआ है, यानी आपने फर्स्ट रिएजेंट या जो इस केस में ईडीटीए है उसकी काफी ज्यादा क्वांटिटी डाली हुई है। सो ये एक्सेस अमाउंट या ये जो फर्स्ट रिएजेंट है वो आपके एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है। आगे देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द एक्सेस रिएजेंट इज डिटरमाइंड with its reaction with the second reagent, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सोल्यूशन में एक सेकंड रिएजेंट भी होगा, ठीक है। सो जो एक्सेस अमाउंट आपने डाली हुई थी फर्स्ट रिएजेंट की या आपका जो ईडीटीए है, ठीक है, उसकी जो आपने एक्सेस अमाउंट डाली हुई है वो क्या करेगी, या उसका वॉल्यूम अब आप मालूम कर सकते हैं। उस एक्सेस अमाउंट को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको एक सेकंड रिएजेंट के साथ जो है वो आप उसको ट्रीट कर लें, ठीक है। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड व्हेन अ नॉर्मल टाइट्रेशन इज स्लो एंड द एंड पॉइंट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, ठीक है। किन केसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, यूजुअली जब टाइट्रेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं कि आपका जो रिएजेंट है ज्यादा एक्सेस अमाउंट में आपने उसको डाला और रिएक्शन हुआ, फिर उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है या एक्सेस वॉल्यूम है आपने उसको दूसरे रिएजेंट के साथ फर्दर जो है टाइट्रेट किया, ठीक है। सो कब ये करेंगे, जब आपके पास टाइट्रेशन यूजुअली स्लो होती है या एंड पॉइंट को मालूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी आपके पास क्लियर इंडिकेटर मौजूद ना हो। अच्छा जी, थर्ड जो टाइप है हमारे पास बैक टाइट्रेशन, यानी ये भी टाइट्रेशन की एक टाइप है और इस टेक्निक को हम ईडीटीए के केस में कैसे यूज करेंगे। पहले देख लेते हैं जरा कि बैक टाइट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड for determination of several metal ions that cannot be titrated directly but form a stable EDTA complex, ठीक है। अच्छा, बैक टाइट्रेशन हम कब इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन इन्होंने बताई हुई है कि जब आपके पास डायरेक्ट टाइट्रेशन का मेथड यूजफुल ना हो, ये डायरेक्ट तरीके से आप उसको मालूम नहीं कर सकते हैं या टाइट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इन कम्प्लेक्सेस का जो ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बनता है, इन मेटल्स का जो कम्प्लेक्स बनता है वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस केस में हम बैक टाइट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि अननोन अमाउंट ऑफ ईडीटीए इज एडेड टू द एनालाइट सैंपल, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट वाला मेथड था उसमें हमने एक्सेस डाली थी, यानी हमें अमाउंट क्लियर नहीं थी, एक्सेस में हमने उसको डाला था, लेकिन यहाँ पे ईडीटीए की क्लियर कट, यानी आपको मालूम है कि कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी अमाउंट में आप इसको ऐड कर रहे हैं टू द एनालाइट, जिस चीज को आपने या जिस मेटल को आपने मालूम करना है उसमें आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। एंड द एक्सेस ईडीटीए इज बैक टाइट्रेटेड with a standard solution of the second weak metal ion, ठीक है जी। अब क्या करते हैं हम कि हम ईडीटीए की नोन अमाउंट को एनालाइट में ऐड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट है ईडीटीए की उसको फिर हम एक और सेकंड हमारे पास जो एनालाइट होगा या आयन होगा जो सोल्यूशन में मौजूद होगा उसके साथ हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं या उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारे पास ये जो दूसरा एनालाइट होगा ये कोई भी वीक मेटल जैसे कि मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस केस में। यानी जो अमाउंट हो, आप देखिए इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है कि आप जब इस रिएजेंट को डालेंगे एनालाइट के साथ तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है जो रिएक्शन नहीं कर पा रही वो इस सेकेंड एनालाइट के साथ रिएक्शन कर लेगी। तो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी इसके साथ हुई, ठीक है, रिएक्ट की, और कितनी जो जाहिर बात है रिमेनिंग होगी वो आपके फर्स्ट के साथ उसने रिएक्ट किया हुआ होगा। द वीक मेटल आयन विल नॉट डिस्प्लेस द एनालाइट फ्रॉम इट्स ईडीटीए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एक इसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक वीक हमारे पास मेटल आयन है जो कि ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकता है, जबकि अगर आप ऊपर देखें इन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा मेटल आयन होगा जिसको हम मालूम कर सकते हैं जो कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी एक प्रॉपर्टी तो ये होनी चाहिए कि जो हमारा एनालाइट है, ठीक है ना, जो एनालाइट है हमारा इसने ईडीटीए के साथ
जो कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, ये सेकंड जो हमारे पास वीक एनालाइट है या वीक मेटल आइन है, इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद वो इसके ईडीटीए को कम से कम रिप्लेस ना करेगी। जो क्वांटिटी इसके साथ अटैच है वो इसी के साथ रहेगी, ये अपने साथ जो एक्सेस ईडीटीए है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, बैक टाइट्रेशन की रीजन क्या है कि क्यों ये होती है? बैक टाइट्रेशन आर यूज्ड व्हेन द मेटल आइन when the metal ion blocks the indicator। ठीक है, जब आपका इंडिकेटर फेल हो जाए यानी कि मेटल आइन इंडिकेटर को ब्लॉक कर ले, इंडिकेटर अपनी एक्टिविटी ना कर सके, so उस केस में बैक टाइट्रेशन यूजफुल है। when the metal EDTA complex form too slowly or when the metal precipitates in the absence of ईडीटीए, तो मुख्तलिफ केसेस हैं कि या तो वो इंडिकेटर को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, या तो ईडीटीए के साथ जो इसका कम्प्लेक्स बनने का प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्लो हो, या फिर ईडीटीए के एब्सेंस में ही हमारा मेटल जो है वो प्रेसिपिटेशन कर ले। सो उस केस में हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या है, जरा इसका प्रिंसिपल देखते हैं। टाइट्रेशन की एक टाइप है फॉर द मेटल आइंस दैट डू नॉट हैव अ गुड इंडिकेटर। ठीक है, जिनका आपके पास कोई बेटर इंडिकेटर नहीं है। अ सेकंड टाइट्रेशन मेथड इज द डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, तो जिनका गुड इंडिकेटर मौजूद ना हो जो कि एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सके, सो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, होगा क्या? हेयर द एनालाइट, ठीक है, जो आपका मेटल, जो भी टेस्ट मेटल है, इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ अ सेकंड मेटल बाउंड टू ईडीटीए। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज है। आप जो आपका एनालाइट है यानी मेटल आइन है, उसको एक ऐसे मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यानी कोई दूसरा, इसको हम एन का नाम दे देते हैं, किसी दूसरे मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं जिसने कि ऑलरेडी ईडीटीए के साथ अपना कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, उसके साथ बाउंड है। ठीक है, अच्छा, द एनालाइट आइन डिस्प्लेसेस द सेकंड मेटल फ्रॉम द ईडीटीए कम्प्लेक्स and then the second metal is titrated with the EDTA। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका बड़ा सिंपल है कि आपने एनालाइट यानी जो टेस्ट मेटल है आपका, उसमें आपने एक दूसरा मेटल जो है या दूसरा एक आपने सैंपल हम कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस किया जिसका ऑलरेडी ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना हुआ है। तो होगा क्या कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपका ये जो टेस्ट मेटल है ये अब ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, और एन जो है यानी कि आपका जो दूसरा मेटल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब ये जो आपके एनालाइट में या सोल्यूशन में बचा हुआ ये सेकंड आइन मौजूद है, आप क्या करते हैं, इसको फिर से ईडीटीए के साथ टाइट्रेट कर लेते हैं। सो कितनी अमाउंट, जाहिर बात है या कितना वॉल्यूम अभी भी ईडीटीए का इस्तेमाल होगा इसको टाइट्रेट करने के लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, और इस डिस्प्लेसमेंट से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि हमारा मेटल आइन जो है वो कितना था। ठीक है जी, तो ये सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं अपना एक एनालाइट। टिपिकल डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन इन्वॉल्व मर्करी +2 as the analyte and magnesium EDTA at the displacement टाइट्रेट। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है कि मरकरी, ठीक है, मरकरी को हम टेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू कि इसको हम मैग्नीशियम ईडीटीए के साथ ट्रीट करेंगे। सो सिंपल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कि आपका मरकरी अब जो है वो ईडीटीए के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो मैग्नीशियम है वो सोल्यूशन में चला जाएगा, और इस मैग्नीशियम को आप फर्दर फिर ईडीटीए के साथ टाइट्रेट कर सकते हैं। नोट, द टेक्निक ओनली वर्क्स व्हेन द एनालाइट मेटल हैज अ टाइटर बाइंडिंग टू द ईडीटीए देन द सेकंड मेटल। ठीक है, ये तरीका कब कामयाब होगा? जैसे हमने पिछले केस में भी पढ़ा था कि जो सेकंड एनालाइट आप ऐड कर रहे हैं उसको वीक होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका ये जो मैग्नीशियम का ईडीटीए के साथ है इसका ये बॉन्ड या इसकी जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो कम्प्लेक्स है
वो वीक होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपका टेस्ट एनालाइट है, ठीक है। टेस्ट एनालाइट ज्यादा आसानी, फैसिलिटी और ज्यादा स्टेबल ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना सके एज कम्पेयर टू जो आपका सेकेंड है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कामयाब होगी तभी तो आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते अगर मैग्नीशियम उसके साथ स्टिल अटैच है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है वो है मास्किंग का। मास्किंग मेरे ख्याल से हम इसको हम डिस्कस कर चुके हैं किसी पिछले टॉपिक में। चलो जी देखते हैं मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं। दे आर एडेड टू द सॉल्यूशंस which will bind so tightly to the interfering metal ions so that it will not titrate with the EDTA, ठीक है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो टेस्ट सैंपल होता है उसमें मुख्तलिफ इंटरफेयरिंग आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्ट आयन है, लेकिन इसमें एक और आयन भी मौजूद है और दोनों ही की सलाहियत है कि वो ईडीटीए के साथ कम्प्लेक्स बना सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में फिर हम एक मास्किंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं। मास्किंग एजेंट क्या करता है, ये जो हमारा सेकंड इंटरफेयरिंग आयन है उसके ऊपर जाकर मैंने उसको मास्क कर देगा, उसको रोक देगा, उसकी बाइंडिंग की कैपेबिलिटी को खत्म कर देगा। जब ये खत्म हो जाएगी तो अब आपके पास जो सिर्फ टेस्ट आयन है वही ईडीटीए के साथ जाकर टाइट्रेट भी करेगा और इसके साथ कम्प्लेक्स भी बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, जैसे कि इसका नाम है कि मास्किंग एजेंट है, ये एक चीज को मास्क कर देगा, वो चीज जो कि इंटरफेरेंस काज कर रही है या रुकावट बन रही है हमारी टाइट्रेशन में। अच्छा जी, जैसे कि सियानो है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस साइनेड विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स विद जिंक, ठीक है। मरकरी, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर, निकल, लेड, प्लाटिनियम, फेरस एंड फेरिक, ठीक है। तो जब हम साइनाइड को यूज करते हैं तो साइनाइड भी एक मास्किंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और ये कौन कौन से मेटल्स को मास्क करने की सलाहियत रखता है, ये इन सब को मास्क कर सकता है आसानी के साथ, बट नॉट मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज एंड लेड, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आप एक सोल्यूशन में मैग्नीशियम या कैल्शियम को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। मैग्नीशियम का अभी हमने यही पिछली 2-3 एग्जांपल से हम यही टाइट्रेशन से पढ़ रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है उसकी बाइंडिंग जरा सी वीक होती है एज कम्पेयर टू जो दूसरे हमारे पास के टाइम्स हैं उनके मुकाबले में, ठीक है। तो अगर हमारी सोल्यूशन में मैग्नीशियम के साथ मरकरी है, निकल या जिंक यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करने वाला एक केटाइन है, तो जाहिर बात है कि ईडीटीए पहले उनके साथ जाकर बाइंडिंग करेगा फिर मैग्नीशियम के साथ करेगा, ठीक है। जब एक्सेस अमाउंट बच जाएगी तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम एक मास्किंग एजेंट इस्तेमाल कर लेंगे। मास्किंग एजेंट इन सबको या जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंड होते हैं ईडीटीए के साथ उनको जाके मास्क कर देगा, लेकिन साइनाइड जो है वो इन चारों के साथ मास्क मतलब इनको ये मास्क नहीं कर सकता। सॉरी ये प्लाडियम है, मैंने इसको लेड बोल दिया था, लेड इधर है। अच्छा, so you can titrate on any into in a second set in the presence of an ion from the first set by adding cyanide to the solution, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये 2 सेट हैं, ये जो हमने पहला डिस्कस किया है ये हमारे पास पहला सेट है और ये जो दूसरे वाला है इसको हम कहेंगे सेकेंड सेट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्सचर मौजूद है हमारे पास, यानी कि एक आयन जो है वो फर्स्ट सेट से है और दूसरा जो है वो सेकंड सेट से है, तो उस केस में हम साइनाइड को इस्तेमाल करेंगे मास्किंग के लिए। साइनाइड इन ऊपर वाले या फर्स्ट में से किसी को भी मास्क कर देगा और आप इस सेकंड सेट को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, नोट दैट साइनाइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, सो डू नॉट डू दिस एट होम, यानी कि बहुत ज्यादा ये टॉक्सिक होता है, सो आप इसको लैब में बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। Cyanide is especially nice because you can demask it with the formaldehyde, which is an example of another masking agent, ठीक है। अच्छा, साइनाइड हमारे पास बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि साइनाइड जाहिर बात है आपने एक मास्किंग एजेंट यूज किया है तो आप इसको फर्दर अब डीमास्क भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेप में आप इस सेकंड एनालाइड को भी मालूम करना चाह रहे हैं तो आप इसको आसानी से डीमास्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किस चीज से कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक और मास्किंग एजेंट है, ठीक है। ये अब किसी और चीज को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, चले आगे चलते हैं, बल्कि आगे हमारा टॉपिक
जो है ख़त्म हो चुका है EDTA का। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलोग्राफी का कल से। आज मैंने पिछला टॉपिक इसीलिए साथ रिपीट करवाया कि आधा पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि कम्पैक्ट पूरा टॉपिक हो इकट्ठा, कि आपको बैक का भी थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।